हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइस्ट एजुकेशन। क्या हाल चाल है जी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जेएसएससी का एएनएम और जीएनएम का एग्जाम हुआ था 2021 में। तो इसका मैं ऑफिशियल पेपर को आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम चैनल पे आया हो तो इसको जरूर जुड़ जाइएगा। पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड मैं बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट नंबर 13 तक है, बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कीजिए। पेपर 1 में दिक्कत नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपका हेल्प के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर आपको पता होना चाहिए कि एएनएम और जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए एएनएम और जीएनएम के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए एएनएम का फुल फॉर्म होता है आपका, देखने को मिलेगा एगुलरी, AUXILIARY, एगुलरी। और उसके बाद होता है नर्सिंग ना, नर्सिंग एएनएम वगैरह कोर्स होता है। एएनएम नर्सिंग, मिडवाइफरी, MIDWIFERY, ओके मिडवाइफरी, वाई इधर, ओके मिडवाइफरी। और जीएनएम का होता है, बस इसके पहले जो वर्ड है जनरल लगा दीजिएगा ना, बस बाकी सेम टू सेम होता है। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, यही फुल फॉर्म होता है। दोनों का फुल फॉर्म पता कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में बहुत सारा फायदेमंद होगा। सारा पास्ट का जितना भी पेपर होता है आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड तो वही है, जेएसएससी ही वही सारे एग्जाम को कंडक्ट कराई है। तो देखिए आफ्टर लॉसिंग द मैच ही हैज़ बीन डाउन इन द डम्प्स, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। आपको फ्रेज का मीनिंग बताना है। तो डाउन इन द डम्प्स जो अंडरलाइन फ्रेज है इसका मीनिंग बताना है, इडियम फ्रेज है। तो क्या होना चाहिए, सैड एंड डिप्रेस्ड, क्यूट एंड सबड्यूड, उसके बाद फीलिंग हैप्पी या फिर सिटिंग बिलो द स्टेयर्स। तो अगर थोड़ा सा इडियम्स की बात होता है कि अगर सेंटेंस में दिया है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जैसे कि इसको स्टडी कर सकते हैं। आफ्टर लॉसिंग द मैच ही हैज़ बीन डाउन इन द डम्प्स, मैच को लॉस करने के बाद, हारने के बाद क्या होता है, हारने के बाद क्या होता है, से कोई भी इंसान क्या हो जाएगा, सैड एंड डिप्रेस्ड हो जाएगा। ओके क्या होगा, सैड एंड डिप्रेस्ड हो जाता है, हारा होता है। और डिप्रेस्ड मतलब निराश टाइप का होता है। ओके निराश और उदास हो जाता है। तो सैड एंड डिप्रेस होता है। डाउन इन द डम्प्स का मतलब, डम्प्स का मतलब ही होता है एक तरह का, आप लोग कोई चीज़ जैसे निराशा टाइप का भरा हुआ उसी को बोलते हैं डम्प्स वगैरह। ओके चलिए, मतलब ग्लूमी सिचुएशन को बोलते हैं डम्प्स। तो देख लीजिएगा इसका मीनिंग हो गया। यहाँ पे एक सबड्यूड वर्ड है, इसका मीनिंग जान लीजिएगा क्या होता है। सबड्यूड मतलब भी सोबर होता है ना, शांत टाइप का इंसान होता है, उसको सबड्यूड बोलते हैं। ओके बाकी सैड का कुछ कुछ सिनोनिम्स याद रख लीजिएगा। सैड का एक होता है डिजेक्टेड, क्या होता है डिजेक्टेड, और एक होता है डिसअपॉइंटेड ना, डिसअपॉइंटेड। ये दोनों का मतलब सैड ही होता है। ओके तो ये दोनों वर्ड्स को याद रखा जाए, समझ गया। बाकी यहाँ से समझ गया ना। लॉसिंग मैच, एक वर्ड में बताना चाहूँगा, यहाँ पे 3 चीज़ होता है लॉस। ये देखें, ए लॉस, LOAC लॉस, LOOAC। इसमें कभी कभी आपको कंफ्यूज करते हैं देकर। ये लॉस मतलब हानि होता है, प्रॉफिट लॉस होता है ना, वो होता है लॉस, एक तरह का नाउन है। क्या है, एक तरह का नाउन है। ठीक है क्या होता है, एक तरह का नाउन है। तो लॉस हो गया, आपको लॉस या प्रॉफिट समझते हैं तो वो प्रॉफिट या लॉस वाला प्रॉफिट है, हानि होता है इसका मतलब। ये लॉस एक तरह का वर्ब है। क्या है, एक तरह का वर्ब है। लॉस मतलब क्या होता है, खोना। क्या होता है, खोना। कोई चीज़ आप खो देते हैं ना तो उसको बोलते हैं लॉस हो गया। ये लूज होता है ना, ये लूज एडजेक्टिव जैसा काम करता है। क्या करता है, एडजेक्टिव जैसा काम करता है। ये लूज का मतलब क्या होता है, और ढीला ढाला होता है ना कपड़ा, तो ढीला जो होता है आप लोग बेल्ट वगैरह यूज करते होंगे तो वही इसका मतलब ढीला होता है। जैसे लूज पैंट वगैरह हो गया तो उसमें लूज यूज करते हैं आप लोग। ओके समझ गया ना। तो सारा लॉस, लूज, यहाँ पे लॉस अभी लूज, तीनों का मतलब पता होना चाहिए। क्वेश्चन 2 देखते हैं। वी डिफर डैश यू इन दिस मैटर। ये क्वेश्चन को ना बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। बहुत लोग इसमें फ्रॉम लगा के चले आते हैं, तो फ्रॉम लगा लीजिए तो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वी डिफर डैश यू इन दिस मैटर। तो देखिए इसके साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन जाएगा डिफर के साथ, वो जाएगा विथ। क्यों, आइए कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद फिर से लौट कर आएंगे। दो बात होता है, कभी भी डिफर का अगर मतलब डिसएग्री हो, क्या हो, डिफर का मतलब डिसएग्री हो तो अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेता है। क्या बोले, क्या होता है, यूजुअली जो है प्रीपोजिशन विथ लेता है। ओके लेकिन अगर डिसएग्री का मतलब, अगर डिफर का मतलब जब आप बोल रहे हैं कि आप किस तरह से अलग है, इसका भाव दिखाना है। क्या दिखाना है कि आप जो किसी पार्टिकुलर थिंग है उसी, या कोई दूसरा थिंग है वो एक से दूसरे से कैसे अलग है, तो उस केस में आप लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। और कहीं भी अगर डिसएग्री का भाव झलकाना हो तो वहां पे आप लोग प्रीपोजिशन विथ का यूज कीजिएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, जहाँ पे डिसएग्री का सेंस होगा वहाँ प्रीपोजिशन विथ लगेगा। जहाँ पे आपको तुलना करना होगा कि हाँ ये चीज़ उस चीज़ से कैसे अलग है, तो उस केस में आपका प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। इस क्वेश्चन में यहाँ से देख लीजिएगा कि वी डिफर मतलब हम लोग अलग हैं तुमसे भाई, इस मैटर में तुम्हारे जैसा नहीं है ना, तुम्हारे जैसा हम नहीं है, हम लोग अलग हैं थोड़े से। तो यहाँ पे डिसएग्री का भाव जो लग रहा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए इसको। तो यहाँ पे फ्रेम जो है करेक्ट वर्ड नहीं जाएगा, आपको विथ लगाना पड़ेगा। फ्रॉम में भी ऑप्शन देके रखेंगे। ओके तो याद रखिएगा, डिफर के साथ फ्रॉम नहीं जाएगा इस केस में। कभी भी डिसएग्री का सेंस चलकेगा तो वहाँ पे विथ लगा लीजिएगा। क्लियर। तो देखिए ये एएनएम का क्वेश्चन में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आता है आपके पास, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश।
मतलब तो इसको तो मज़ा आ जाता है, मतलब कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब क्या बताऊँ। व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश, बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पे। तो देखिए जब मैं स्टेशन पहुंचे तो क्या हो गया, ट्रेन विल लीव, पास्ट का देखिए तो ये तो इसी कट जाएगा। फ्यूचर के एक सेंटेंस पास्ट में, दूसरा फ्यूचर में, ऐसा नहीं हो सकता है। हैड लेफ्ट, हैज लेफ्ट भी प्रेजेंट का नहीं होगा, इज लिविंग तो होगा ही नहीं, हैड लेफ्ट ही हो गया। अब हैड लेफ्ट क्यों होगा, व्हेन वी रीच द स्टेशन, हम लोग जब स्टेशन पहुंचे क्या होगा, द ट्रेन डैश क्या लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैड का लेफ्ट ही लगेगा। अब हैड लेफ्ट का मीनिंग समझ में आना चाहिए। हैड लेफ्ट मतलब होता है कि जब भी आप लोग पास्ट परफेक्ट का टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है आपको, और पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यूज होता है, जो ऑलरेडी जो एक्शन हो चुका होता है पास्ट में उसके लिए होता है। तो जब उन लोग स्टेशन पहुंचा था तो ट्रेन वहाँ से गायब हो चुका था, ट्रेन वहाँ से चली गई थी, इसका मतलब है कि वह काम पहले खत्म हो चुका था, और पहले खत्म हो गया था, इसीलिए जो है से हैड प्लस लेफ्ट यानी कि लीव का V3 लगा हुआ है, समझ गए। व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट में एक एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके लिए आप लोग हैड लेफ्ट का यूज करते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट में भी होता है, जैसे मैंने खा लिया है तो आई हैव ईटेन लगाते हैं ना, आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन हो गया, तो ये अभी प्रेजेंट का जो ऑलरेडी एक्शन हो चुका है उसके लिए आप लोग यूज करते हैं। तो उसी तरह से पास्ट में भी होता है कि पास्ट में जो एक्शन किसी पार्टिकुलर मोमेंट से जस्ट पहले खत्म हो चुका है उसके लिए हम लोग हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। तो वही रेफरेंस था इस फिलर में, और आपको बताया था कि JCC का एग्जाम लेता है ना तो फिलर सबसे ज़्यादा पूछता है। ओके, इसका ट्रेंड मैं पास्ट का बहुत सारे पेपर को देख चुका हूँ, फिलर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हैड लेफ्ट हो गया, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना है, होगा तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई मदर एंड डैश वेंट शॉपिंग स्टरडे। अब कभी भी स्टरडे आया है वर्ड वगैरह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टरडे देख लीजिए आप लोग, वर्ड ए को देख लीजिए, लॉन्ग लोग ए को देख लीजिए, लास्ट नाइट देख लीजिए, लास्ट वीक देख लीजिए, लास्ट मंथ देख लीजिए, कुछ भी ऐसा चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट प्लस आंख बन के V2 लगा देना है ना। क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज आपको करना है, समझ गए। तो सारी चीज़ मैं आपको बता के रखा हूँ ना, तो ये सब चीज़ भूलिएगा नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और था, तो देख लीजिए यहाँ से माई मदर एंड डैश, कभी भी जो आप लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं जनरल सेंस में उसका 2 3 1 है, क्या है, ऑर्डर जो है 2 3 1 सेंस में हम लोग यूज करते हैं। बाकी निगेटिव सेंस में 1 2 3 करते हैं ना, निगेटिव सेंस जब आता है कभी कभी तो उसमें 1 2 3 करते हैं। 2 3 अब 1 क्या है प्रोनाउन का यूज करने का, इसका मतलब होता है पहले आपको सेकेंड पर्सन लाना है, क्या लाना है, सेकेंड पर्सन लाना है, उसके बाद आपको थर्ड पर्सन लाना है, और उसके बाद जो है फर्स्ट पर्सन लाना है, क्या लाना है, तो उसके बाद आपको फर्स्ट पर्सन लाना है। तो इस तरह का यूज प्रोनाउन में देखा जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्या होना चाहिए, तो माई मदर हो गया थर्ड पर्सन, तो पहले थर्ड आ गया, सेकंड पर्सन यहाँ पे है नहीं, तो थर्ड के बाद आप फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन का आई ना होता है सब्जेक्टिव केस में, तो थर्ड पर्सन का जो फर्स्ट पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन के बाद जो फर्स्ट पर्सन आएगा उसका सब्जेक्टिव केस में आई होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके ना, माई सेल्फ वगैरह नहीं होता है, माई मदर एंड माई सेल्फ वगैरह ऐसा बोला जाता है, सब गलत है। ओके, तो सब होगा ही नहीं, हिम वगैरह तो होगा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में है, इट वगैरह तो कोई जरूरत ही नहीं हमको अभी यहाँ पे। ओके, इट वेंट शॉपिंग, इट मतलब कोई जानवर के लिए होता है, तो कोई जानवर थोड़ी ना जाएगा आपको मतलब मम्मी के साथ मतलब शॉपिंग करने, थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का लगेगा सेंटेंस। ओके, समझ में आ चुका है ना, तो क्या लगाइएगा, माई मदर एंड आई लगेगा। अगर यू रहता तो यू सबसे पहले होता है, यू माई मदर एंड आई। ओके, वेंट शॉपिंग एस्टरडे, तो समझ में आ गया होगा। निगेटिव सेंस में 1 2 3 यूज करते हैं, यहाँ पे 2 3 1 ऑर्डर था, इस पे क्वेश्चन था प्रोनाउन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 5, आई फाउंड द टेस्ट टू बी अ पीस ऑफ केक। अब ये पीस ऑफ केक है, फिर से अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि ईडियम है, इसका मीनिंग बताना आपको ना, ईडियम है, मीनिंग बताना है। तो बताइए इस ईडियम का मीनिंग, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, मोस्ट अनकॉमन, हार्ड टू सोल्व, वेरी टेस्टी या फिर वेरी इजी। अब टेस्ट तो बहुत ज़्यादा टेस्टी तो होगा नहीं मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा। ओके, क्या होगा, बहुत सारा मतलब टेस्टी तो होगा नहीं। तो अब पीस ऑफ केक का मतलब होता है ना, अब पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईजी। तो आई फाउंड द टेस्ट टू बी अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत ज़्यादा ईजी था, मज़ा आ गया, 100/100 आ गया मेरा, क्या आ गया, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो बहुत ज़्यादा ईजी था। ओके, एक को क्वेश्चन मतलब एक इडियम का मीनिंग बताना चाहूँगा। एक होता है आइसिंग ऑन केक, क्या होता है, आइसिंग ऑन केक। आइसिंग ऑन केक मतलब समझिए केक है, उस पर आप लोग आइस डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, उस पर आप लोग आइस डाल दीजिए। तो आइसिंग ऑन केक मतलब होता है सोने पे सुहागा, क्या होता है, सोने पे सुहागा, यानी कि और ज़्यादा उसको अच्छा कर देना। बात समझ में आ रहा है, यही होता है। पीस ऑफ केक मतलब बहुत ज़्यादा ईजी, आइसिंग ऑन केक मतलब होता है सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात। आई नो ही विल बी डैश, यहाँ पे डबल फिलर्स है, आई नो ही विल बी डैश, सो आई डिडंट हैव द डैश टू टेल हिम।
अब बताइए यहाँ से, एक हर्ट ये वाला है HEART हर्ट, अब एक HURT हर्ट है। अब यही दोनों का पूरा खेल है, दोनों का मीनिंग पता होगा तो आराम से चला जाएगा। अब देखिए आई नो ही विल डैश, तो क्या लगना चाहिए, तो चलिए आपको भर के बताते हैं, उसके बाद आपको बस समझाऊंगा कि क्या होगा। तो देखिए आपका आंसर होगा, देख लीजिए मुझे भी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? आई नो ही विल बी हर्ट, यहाँ पे हर्ट डालिए, मतलब एक ये हर्ट मतलब वो आपका दिल वाला हर्ट नहीं है जो आपका बार बार छोटी छोटी बातों पे टूट जा रहा है। वो हर्ट तो आपका जो है से क्या है, वो हर्ट जो है से क्या है, वो हर्ट है से उसका मतलब होता है हर्ट हो जाना, जो आपका दिल जो दुखता है ना, वो दुखना है उसका, वो जो हर्ट नहीं है। और दूसरा वाला जो हर्ट दुख रहा है वो हर्ट ये वाला हर्ट है। तो आई नो ही विल हर्ट सो आई डिडंट हैव द हर्ट टू टेल हिम, यहाँ पे हट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे HEART वाला हट जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो ये सेंटेंस था। ए हर्ट एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब है। अब ए हर्ट एक तरह का नाउन है। तो आपको कहाँ पे क्या चाहिए, ए हर्ट मतलब होता है आपको, मतलब किसी को दिल दुखाना, क्या करना, दिल दुखाना। तो दिल दुखाने के लिए उसके पास वो दिल नहीं था, मतलब ऐसा उसका इंटेंशन नहीं था। हर्ट मतलब क्या, आई डिडंट हैव द हर्ट टू टेल हिम, मतलब इतना साहस नहीं है, इस सेंस में यहाँ पे हर्ट है, अरे भाई इतना मेरा दिल नहीं है, ठीक है, ऐसा तो मेरा दिल नहीं है कि उसको मैं हर्ट कर दूं। तो इस सेंस में दोनों यूज होता है। तो दोनों ए वाला हर्ट HURT और जो HERT दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए। ई हर्ट आपका वर्ब है ना, तो वर्ब की जैसा यूज होगा। अब हर्ट मतलब बोलते समझे ना, आपका दिल जो होता है उसी को बोलते हैं। अरे मेरे पास इतना हर्ट नहीं है कि ये काम हम कर सकेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि इतना मतलब इस तरह कह सकते हैं कैपेसिटी के सेंस में यूज हुआ है यह हर्ट, ए वाला। अब ये हर्ट वर्ब है, समझ गया। तो दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन था ना, क्या था क्वेश्चन, अच्छा था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ई वर्ब और एक नाउन। ओके चलिए, दिक्कत होगा बताइएगा। आई लॉस्ट द पेन डैश आई परचेज यस्टरडे। ओके चलिए यहाँ से बताइए इसमें क्या लगाइएगा। आई लॉस्ट द पेन, यहाँ से हु, फेयर, होम, फिच। यहाँ पे देखिए एक रिलेटिव यहाँ प्रोनाउन से एक यहाँ पे फ्रेज बनेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन से अगर बनेगा ओके तो यहाँ से एक तरह का एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है ना। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है, आपको अच्छे से पता होगा एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव फ्रेज का एक रूल भी है कि एडजेक्टिव फ्रेज जिसके लिए आता है उस नाउन के नियरेस्ट रखा जाता है। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई लॉस्ट द पेन डैश आई परचेज यस्टरडे। यस्टरडे है तो पास्ट टेंस में है, देखिए V2 लगाया हुआ है तो कोई दिक्कत यहाँ पे तो है नहीं। हमको बस हु, वेयर, हुम और विच भरना है। तो इसका क्या होगा, हु तो पर्सन के लिए होता है तो फर्स्ट तो कट गया। वेयर कोई प्लेस के बारे में बात तो हो नहीं रहा है कि कहाँ पे जाना है। होम तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है हु का, क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस वगैरह होम वगैरह होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से विच लगेगा, विच है से क्या लगेगा, यहाँ पे विच ही लगेगा। आई लॉस्ट द पेन विच आई परचेज्ड टुडे, जिस पेन को मैंने कल खरीदा था वह जो है से लॉस्ट हो गया, यानी कि भूल चुका है। ओके आई लॉस्ट, वो भूला गया। तो यहाँ पे विच ही सही वर्ड जाएगा, ठीक है, क्या होता है विच। और विच एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो नॉन लिविंग थिंग वगैरह होता है उसके लिए विच यूज करते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच या दैट यूज करते हैं। क्लियर? तो पता है ना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया डी नंबर, विच किसके लिए, पेन नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए यूज हो गया। क्वेश्चन 8 देखते हैं। द आउटिंग हैड बीन प्लान्ड बट इट डिडंट कम ऑफ। आउटिंग मतलब होता है जब बाहर में कुछ आप लोग प्लान करते हैं, बाहर में घूमने जाने वगैरह के लिए, तो उसको आउटिंग बोला जाता है। तो आउटिंग को हम लोग प्लान किए थे परंतु यह क्या हो नहीं पाया, कम ऑफ हो गया, यानी कि डिडंट कम ऑफ, डिडंट कम ऑफ। तो क्या होना चाहिए मीनिंग, गो वेल, अराइव ऑन टाइम, बिकम डिसलॉज या फिर टेक प्लेस। आउटिंग मतलब समझा गया ना, जब बाहर में घूमने जाने वगैरह के लिए प्लान वगैरह करते हैं तो उसको आउटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आउटिंग। तो वह नहीं हो पाया, जो प्लान किए थे वह नहीं हो पाया, बट इट डिडंट कम ऑफ, तो इट टेक प्लेस होना चाहिए। मीनिंग क्या होना चाहिए, टेक प्लेस। कम ऑफ का मतलब क्या होगा, टेक प्लेस, यानी कि नहीं हो पाया ना। चलिए, डिडंट कम ऑफ का मतलब हो जाएगा नहीं हो पाया, ऐसे कम ऑफ का मतलब टेक प्लेस। और OFF कभी भी आता है वर्ड तो बताया ना, ऑफ का मतलब होता है किसी से दूर चले जाना, बताया था ना, जैसे प्लेन टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब रनवे से वहाँ से उड़ गया। ऑफ मतलब जो आपादान कारक आप लोग यूज करते हैं ना, उस सेंस में ऑफ का यूज किया जाता है, समझ गए। कम ऑफ मतलब टेक प्लेस, नहीं हो होना मतलब इसका मतलब होता है, और डिडंट लगा हुआ है तो नहीं होना। डिसलॉज मतलब होता है किसी चीज़ को ना उसके जगह से बाहर फेंक देना ना, जगह से बाहर फेंक देना। और आउटिंग मतलब वही है, एक्सकर्सन वगैरह मीनिंग दिया हुआ है, मतलब बाहर में मौज मस्ती के लिए जाते हैं तो उसको एक्सकर्सन कहा जाता है, आउटिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बनाए, द जूरी इज नॉट रेडी विथ डैश वर्डिक्ट, हिज हर देयर या इटसेल्फ। बहुत लोग इसको द जूरी समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ जूरी जो है आपका कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन है, बताया था ना। तो कलेक्टिव नाउन के साथ इसका जब यूज करना होता है तो बताया था कि थोड़ा सावधानी बरतिएगा ना, बताया था आपको कि सावधानी बरतिएगा। जूरी कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए जो करेक्ट जो पोसेसिव आना चाहिए, इसके लिए क्या आना चाहिए, जूरी तो इट आना चाहिए या इट्स आना चाहिए, इट्स आना चाहिए पोसेसिव ना, देयर नहीं लगेगा।
अब जूरी अगर डिवाइड हो गया अलग अलग ओपिनियन पे तो वहाँ पे देर लगता है। मैं अच्छे से समझाया था इसको आपको, देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे ऐसे पास्ट में क्वेश्चन आते हैं और सारा चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब तक का एक दो क्वेश्चन मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं पढ़ा नहीं चुका हूँ, सारा का कहीं ना कहीं आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, जितने भी क्वेश्चन अभी आप पास्ट में देख रहे हैं, मैं इस स्लाइड में आज का लेक्चर में डिस्कस किया अब तक, और सारा वीडियो देखिएगा तो कहीं ना कहीं मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो ये सारा पास्ट का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी मैं डिस्कस किया था जब जूरी के बारे में बात किया था ना, जूरी पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं देयर और इट करके सब बताया था। एक जूरी अगर अपना ओपिनियन पे डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पे देर लगता है, लेकिन जूरी जब अपना क्या दिया, अगर सारा जूरी एक डिसीजन पे मत में है, एक मत में है, तो वहाँ पे इट ही लगेगा। तो जूरी इज नॉट रेडी विद इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ है, वर्डिक्ट पर अभी रेडी नहीं है, मतलब देगा बाद में, अभी रेडी नहीं है, तो यहाँ पे इट्स ही लगना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्लियर ना? लेकिन अगर जूरी डिवाइड हो गया अपना अलग अलग ओपिनियन पे तो वहाँ पे देयर लग जाता है, मैं बताया था आपको। देखिए ऑप्शन में देयर भी है, ऐसे फंसाने के लिए देते हैं आपको। क्वेश्चन 13 देखते हैं। आफ्टर लॉसिंग हिज जॉब ही कैन नॉट कीप अप विथ हिज अर्लियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ से देखिए जब उसका जॉब लॉस हो गया तो क्या हो चुका, ही कैन नॉट कीप अप विथ हिज अर्लियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे जीता मतलब वो रहने का तौर तरीका था उसमें क्या हो गया। कीप अप का मीनिंग डालिएगा तब समझ में आएगा, पुट असाइड, प्रिटेंड, मेंटेन या फिर शो ऑफ। इस इडियम का मतलब होता है कीप अप मतलब होता है मेंटेन करना। क्या होता है? कीप अप मतलब होता है मेंटेन करना, मैनेज करना। तो देखिए अगर जैसे उसका जॉब ऐसे लॉस हुआ तो वो क्या कर सका, जो अर्लियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, पहले जैसे जीता था, रहता था, खाता था, पीता था, उसका में क्या हो सका, उसको मैनेज नहीं कर सका, कीप अप नहीं कर सका। तो याद रखिएगा कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना, मैनेज रख पाना, किसी को बैलेंस कर पाना। तो कीप अप का मतलब वही होता है मेंटेन करना, मैनेज करना। तो मैनेज नहीं कर पाया था, यही इस मीनिंग का सेंस था जब उसका जॉब लॉस हुआ। तो इसका मीनिंग क्या चला जाएगा, मेंटेन। है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक इडियम और भी जान लीजिएगा, मेक बोथ एंड्स मीट ना, मेक बोथ एंड्स मीट मतलब होता है कि इतना ज़्यादा पैसा होना, मतलब इतना पैसा होना ताकि आप अपना खर्चा वर्चा आराम से निकाल सके ना। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू पे फॉर द थिंग्स दैट यू नीड। ओके, यानी कि मुश्किल से गुजर बसर कर पाना, इसका मीनिंग होता है मेक बोथ एंड्स मीट। तो इससे एक रिलेटेड था तो मैं सोचा कि बता दूं, मेक बोथ एंड्स मीट मतलब होता है आपका मतलब किसी तरह से गुजर बसर कर पाना, मतलब उतना ही पैसा होना जितना आपको पे करना है। बात समझ में आ रही है? और बोथ के बाद याद रखिएगा, बोथ के बाद अगर कोई चीज़ नाउन आता है तो उस हमेशा प्लूरल होता है ना, जैसे बोथ बॉयज डायरेक्ट, अब बोथ के साथ तो एंड लगता है, आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब बोला जा रहा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट, अगले साल, अभी के समय में, आई डैश फॉर 10 ईयर्स एट दिस फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में क्या कर रहा होगा, शैल हैव बीन वर्किंग, वर्कड, हैव वर्कड या विल बी वर्किंग। तो देखिए आप लोग एक चीज़ समझ लीजिएगा, कोई कोई लोग सोचेंगे कि विल बी वर्किंग डाल दें, लेकिन सही इसमें वर्ड जाएगा शैल हैव बीन वर्किंग ही जाएगा, आई के साथ आई वी के साथ शैल लगता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आता होगा। अब विल बी हैव बीन वर्किंग डालेंगे, विल बी वर्किंग नहीं डालेंगे। विल बी वर्किंग जस्ट बात करेगा कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा है, लेकिन शैल हैव बीन वर्किंग बात करेगा कि अभी से काम शुरू हुआ है, फ्यूचर में भी तुम करते रहोगे। क्या करोगे? फ्यूचर में भी करते रहोगे। इस सेंस में जो है से यूज किया जाता है। बस समझ रहा है? तो यही बोल रहा है कि अभी भी काम कर रहा है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब बोल रहा है कि अगला साल, इस समय जो है ना बाबू, हम जो है इस फैक्ट्री में 10 साल हो जाएगा मेरा काम करते हुए, यानी कि अभी मतलब पहले से काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है और अगला साल भी करता रहेगा। तो उस सेंस में यूज होता है कि पास्ट से शुरू होता है काम, फ्यूचर तक भी चला जाए, ओके, या प्रेजेंट से शुरू हो फ्यूचर में चला जाए। उस रेफरेंस में जो है से आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल होता है, प्लस में हैव बीन, उसके बाद बिफोर का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल आपको पता होगा, बीन प्लस बिफोर लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस सेंस था। जैसे मैं पास्ट की बात करूं, जैसे मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ओके, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। तो ऐसे जो है से यूज किया जाएगा क्योंकि पास्ट से मेरा काम शुरू हुआ था और अभी भी कर रहा हूं, तो इस रेफरेंस में यूज होता है आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ रहा है? चलिए, और फ्यूचर के लिए वही होगा, प्रेजेंट से भी काम कर ही रहा है और प्लस में फ्यूचर में भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे रेफरेंस देने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिलेटिव क्लाउज। अब रिलेटिव क्लाउज आपको भरना है, रिलेटिव क्लाउज समझते हैं ना? चलिए, तो द ग्रीन ग्रोसर्स आर द सोप। ग्रीन ग्रोसर्स क्या होता है? जो सब्जी मंडी वाला होता है उसको ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं, सब्जी वाला कोई ग्रीन ग्रोसर कहा जाता है ना। ग्रीन मतलब क्या होता है? ग्रोसर में सामान होता है, ग्रीन मतलब जो हरा भरा सामान। हरा भरा सामान क्या होगा? सब्जी वगैरह को बोला जाता है। तो द ग्रीन ग्रोसर्स आर द सोप। ग्रीन ग्रोसर्स क्या होता है? वो सारे सोप्स होते हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, विच वेयर वाई वेन। तो लोग समझ लीजिएगा कि कभी अगर ग्रीन ग्रोसर सोप के बारे में बात कर रहा है तो किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा होगा, तो विच तो ऐसी कट गया, वाई कट गया, वेन कट गया, हुयर ही लगेगा। ग्रीन ग्रोसर्स आर द सोप वेयर, क्या बोला?
वेयर यू कैन बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जहाँ पर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीद सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही जाएगा। तो यही करेक्ट आपका फ्रेज चला जाएगा। देख लीजिएगा सोप जो है उसके लिए यहाँ पे वेयर लगेगा, विच वगैरह तो लगता है, लेकिन इस सेंस में हम लोग यहाँ पे प्लेस के बारे में बात कर रहे थे, तो उस केस में वेयर लगेगा, विच या वेन या वाइड नहीं। क्लियर? ओके ना? ये कोई दिक्कत है? दिक्कत होता है तो बताइए, कमेंट बॉक्स किस लिए ओपन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ना, और आजकल तो लाइट का भी बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, तो देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। द थीव्स क्या है? द थीव्स डैश फ्रॉम द प्लेस लिविंग द स्टोलन कार एट द मॉल इटसेल्फ। बोल रहे हैं कि क्या होगा कि जो चोर थे वहाँ से क्या हो गए, भाग गए, कार वगैरह छोड़ के, जो चोरी किया हुआ सामान था उसको छोड़कर भाग गए। तो उसके लिए लगना क्या चाहिए? अब देखिए सेंटेंस कहाँ है, फ्लीइंग है, उसके बाद फ्लीज है, फ्लेड है या फिर फ्ली है, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए भागने का सेंस में जो यूज होगा वो फ्लेड होगा। क्या होगा? फ्लेड ना। फ्ली मतलब होता है भागना, लेकिन उन लोग भाग गए ना, फ्रॉम द प्लेस लिविंग द स्टोलन कार एट द मॉल इटसेल्फ। ठीक है, तो मॉल के पास जो है से जितना भी उन लोग जो है से चोरी किया हुआ कार था उसको छोड़ वगैरह कर सब कुछ करके भाग गए, तो उसके लिए फ्लेड यूज होगा। क्या होगा? फ्ली का V2 फ्लेड यूज होगा ना, V2 में। तो ये सब याद रखिएगा ना, फ्लेड फ्ली फ्लेड होता है, फ्लेड होता है, तो ये सब V2 V3 पता होना चाहिए, तो फ्लेड ही लगेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सी इज डैश इन व्हाट एवर सी सेज, सो सी इज डैश फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अब दोनों वर्ड है उसका मतलब समझ में आना चाहिए ना, दोनों जो वर्ड है उसका मतलब समझ में आना चाहिए। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, तो देखिए समझा देता हूँ तब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या होता है। देखिए ए डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? केयरफुल। अब ए डिस्क्रीट मतलब होता है सेपरेट, अलग। तो बोलेगा सी इज डैश इन व्हाट एवर सी सेज, वह जो भी बोलती है उसमें क्या है वह, अरे भाई जो भी बोलते हैं उसमें केयरफुल रहती है, तो यानी कि डिस्क्रीट। देखिए डिस्क्रीट कौन कौन ऑप्शन है, तो अभी तक तो आपको कौन कौन काटा? ए और सी कट चुका है, बचा ए और डी। चलिए देखते हैं, तो एक हो गया डिस्क्रीट, और उसके बाद सी इज डैश डिस्क्रीट इन व्हाट एवर सी सेज, सो उसके बाद देखिए सी इज डैश फ्रॉम मी, यानी कि वह सब आप तुम लोगों से सेपरेट है, अलग है, डिफरेंट है। तो डिस्क्रीट के बाद ये वाला डिस्क्रीट जाएगा, तो डिस्क्रीट कहाँ गया? ऑप्शन तो मेरा कट गया था, डिस्क्रीट डिस्क्रीट बी चला जाएगा ना। तो ऐसे इसको बना लीजिए, दोनों का मीनिंग समझ आना चाहिए। दोनों सिमिलर वर्ड जैसा लग रहा है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। तो ई डिस्क्रीट हो गया DISCREAT मतलब केयरफुल, और ये डिस्क्रीट का मतलब हो जाता है आपका सेपरेट माने अलग। तो वह क्या था? तुम लोगों से ना जो भी बोलती है उसमें केयरफुल रहती है, इसीलिए वह ऐसे तुमसे और तुम सब से अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। सेंस बता दिया, समझ में आ चुका होगा, नहीं आता है तो कौन सा बताइएगा। द डॉग डैश टू डेथ इन द हाईवे एक्सीडेंट। देखिए कैसा लग रहा है एनएम का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि ना क्वेश्चन कैसा था, क्या लगा, कुछ फीडबैक दिया कीजिए। इतना गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, द डॉग डैश टू डेथ इन द हाईवे एक्सीडेंट, तो क्या होना चाहिए? ब्लीड्स, ब्लेड, ब्लीडिंग या फिर ब्लीड, क्या होना चाहिए? देखिए आपको पता होना चाहिए कि हाईवे एक्सीडेंट में डॉग क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ब्लीड टू डेथ होगा ना, क्या होगा? ब्लीड टू डेथ, तो ब्लीड हो जाएगा, यानी कि मर चुका है, इतना ज़्यादा खून उसका बहता है, खून होता है तो आप लोग बोलते हैं ना ब्लीडिंग, तो वह ब्लीडिंग ब्लेड से बना हुआ है ना। तो अभी बताता हूँ, ब्लेड जो ब्लीड दिख रहा है आपको, तो ये V2 फॉर्म है ना, क्या है? V2 फॉर्म है। इसका ब्लीड BLED ब्लीड V1 फॉर्म है। तो ब्लीड मतलब होता है खून का बहाना, खून बहा, उसके चलते वो जैसे क्या हो गया, कुत्ता का जैसे मौत हो गया था रोड एक्सीडेंट में, हाईवे एक्सीडेंट है यहाँ पे। ओके, समझ चुके हैं। ब्लीड जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ब्लीड्स वगैरह इसका V5 फॉर्म हो गया, ब्लीडिंग इसका V4 हो गया ना। चलिए, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, फ्रेज वगैरह का मीनिंग बताना है। मैं जैसे कि आपको पास्ट पेपर डिस्कस किया था, ऑफिसर पेपर वगैरह से देखिएगा, उसमें इडियम्स ऑफ फ्रेज ज़्यादा पूछते हैं उन लोग, इडियम्स ऑफ फ्रेज ज़्यादा पूछते हैं। वन वर्ड सब्जेक्शन पूछने का ट्रेंड ज़्यादा नहीं है ना, वन वर्ड सब्जेक्शन पूछने का ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। तो टर्न अ ब्लाइंड आई, और आई और नो आई, और मैं बता चुका हूँ कि आई से ओके, और उसके बाद ईयर से, दो जो है ना से रिलेटेड मैं इडियम्स बहुत प्रोवाइड करा चुका हूँ, जाके टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। आज ना वीडियो बड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब फैन तो ऑन करके वीडियो बनाना पड़ता है, और यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। अब तो लाइट भी का वही समस्या चल रहा है। आप लोग समय क्या, मतलब आप लोग के समय, मतलब आप लोग के समय भी, मतलब जिधर आप लोग रहते हैं उधर भी यही हाल रहता है? बताइए ज़रा क्या हाल है उधर। मेरा ना बहुत लोग आइडेंटिटी पूछ रहे थे कि क्या आइडेंटिटी है, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। देखिए वो सब चीज़ें कोई मतलब नहीं बनता है, समय आने पर सब कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, तो अभी थोड़ा वेट कीजिए। ओके, बहुत कुछ होने वाला है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, बताइए। तो रबीस मतलब रवि की माता एपोस्ट्रोफियस यानी कि पोसेशन के लिए यूज हुआ है।
टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू हिज हैबिट ऑफ स्टील, यानी कि चोरी उरी करके और कुछ कुछ बोलेगा तो लगेगा कि सुनबे नहीं किया है, ऐसे मतलब दिखाएगी। जैसे इसे कान ऐसे कर लिए उधर से, पता नहीं चल रहा है, आंख उधर कर लिए, पता नहीं चल रहा है। तो टर्न ब्लाइंड आई मतलब क्या होना, बिकम एंग्री, सीक्रेटली सपोर्ट्स करना, लुक लाइक अ ब्लाइंड पर्सन या फिर प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। तो इसका मतलब होगा डी ना। इसका मतलब होता है कि आप लोग को ऐसा मतलब बिहेव करना, बहाना करना, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना मारना, ऐसा बहाना करना कि आपने सुना ही नहीं है, सब कुछ चिल्ला रहा है कि आप लिए हैं जी, आप लिए हैं, तो क्या कि ब्लाइंड आई जो है से टर्न कर ली, ठीक है, यानी कि हमको पता नहीं है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो यही ऑप्शन होता है, नोटिस नहीं करने का बहाना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ फ्रांस, तो क्या लगना चाहिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज है, क्या है, फ्रेंच इज और लैंग्वेज लगना चाहिए, तो ये तो टिक लगा लीजिए, बाकी सारा तो ऐसे मिल जाएगा ऑप्शन, तो बी चला जाएगा। अब यहाँ पे द लग क्यों लगेगा समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को नाउन दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, प्लस में एक और नाउन है, क्या है, एक और नाउन है, फ्रांस भी एक नाउन ही है, ओके, प्रॉपर नाउन। तो पीपल भी नाउन, यहाँ पे नाउन ऑफ प्लस नाउन के जो स्ट्रक्चर होता है उसके पहले आर्टिकल द लगता है ना। जैसे आप देख ले होंगे द सिटी ऑफ अमेरिका, पढ़े हैं ना, द सिटी ऑफ अमेरिका, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, तो हमेशा कभी भी स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो यही रूल होता है कि एक नाउन, उसका ऑफ प्लस नाउन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, यह रूल होता है ना। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा, जिसके चलते यहाँ पे मैं द डाल दिया ना। बाकी लैंग्वेज के पहले और लैंग्वेज है ना, क्या है, और लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस है, तो इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा, ठीक है, एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आज तो लास्ट एंड साइड अब लिया भी नहीं ना आप लोगों को, तो चलिए यहाँ तक आते हैं। तो जस्ट लिखिएगा, लिख दीजिएगा, बहुत दिक्कत हो रहा है ना वीडियो बनाने में, थोड़ा सा गर्मी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलिए यहाँ तक आते हैं, जस्ट लिख दीजिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं शाम को 8 बजे, एंजॉय कीजिए झारखंड का वीडियो, ओके, 8 बजे। वंदे भारतम।